चलो भाई बात करते हैं इस चैप्टर में लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। ठीक है, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर में। हम इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर ही देंगे। तो देखते हैं, मतलब यहाँ से पहले स्टार्टिंग से बिल्कुल। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स helps the interested parties in ascertaining the strength and weakness of an enterprise। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मदद करती है इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी, लाइक कस्टमर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस एक्सेट्राज। इन असर्टेनिंग का मतलब पता लगाने में। ठीक है, किस चीज़ को पता लगाने में? स्ट्रेंथ क्या क्या हैं हमारे बिजनेस की, किसी बिजनेस की, या वीकनेस क्या क्या, कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट सफ़र्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस। बट साथ के साथ या उसी समय पर ये इसको सफ़र करना पड़ता है कुछ लिमिटेशंस के साथ में। दीज लिमिटेशंस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड वाइल अंडरटेकिंग द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्होंने साफ सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है कि जब भी आप एनालिसिस करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो दीज लिमिटेशंस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। तो ये आपके माइंड में रखी हुई होनी चाहिए सदैव, मस्ट ऑलवेज, ज़रूरी हैं। वाइल अंडरटेकिंग द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर। अब कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, उसकी बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। हिस्टोरिकल एनालिसिस फर्स्ट वाली आ रही है, हिस्टोरिकल एनालिसिस। अब हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो घटित हो चुका, मतलब जो हिस्ट्री बन चुकी है, हम उसी को तो रिकॉर्ड करते हैं। देखो अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स रिकॉर्डिंग है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग करती है हमारी, उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। तो जो घट चुका, दैट इज़ हैपेंड, जो हो चुका उसी को तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ्यूचर एनालिसिस क्या करेंगे, तो वो इस वाले टॉपिक में यही बताएंगे, इस वाले पॉइंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ हिस्टोरिकल एनालिसिस। इट एनालिसिस व्हाट हैज़ हैपेंड। देखो इट एनालिसिस, ये क्या एनालिसिस करता है? व्हाट हैज़ हैपेंड, जो हो चुका है, टिल डेट, आज तक की डेट तक क्या हो चुका है, ये वो एनालिसिस करता है। इट डजेंट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर, ये फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करता। पर्सन्स लाइक शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द लाइकली पोजिशन इन फ्यूचर। भाई कोई भी शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है, वो हमारी कंपनी में पैसे तब लगाएगा जब वो हमारी कंपनी के फ्यूचर के बारे में जान लेगा कि हाँ इनका फ्यूचर भी ऐसे ही रहने वाला है या नहीं रहने वाला। तो ये एक लिमिटेशन है कि हिस्टोरिकल एनालिसिस होती है, उससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, बट नोट द एग्जैक्ट पॉइंट वाली बात है कि हम बिल्कुल फ्यूचर का बिल्कुल नहीं कह सकते हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस इकोनॉमिक्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, वहाँ से ये उठाया हुआ पॉइंट इनका। प्राइस लेवल चेंजेस एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। देखो प्राइस लेवल चेंजेस एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर इन्वर्सली रिलेटेड। ठीक है, पता भी होता है आपको ये बात कि प्राइस लेवल जो होता है, वो जो प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं और परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो होती है, वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। A change in the price level makes analysis of financial statement of different accounting years invalid because accounting records ignores change in value of money। क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्डेशन जो होती है वो इग्नोर कर देती है जो मनी की वैल्यू में चेंज होता है, और इसकी वजह से ही वो क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है एनालिसिस उनका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड। क्या पॉइंट है इसमें? देखो सिर्फ अकाउंट को ध्यान में रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में। कैसे? सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स अलोन, द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, इसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा सही से, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर्ड। देखो ये सब चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, इग्नोर्ड कर दी जाती हैं वाइल कैरिंग आउट द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते वक्त हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हम नेगलेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, हमें फाइनेंशियल एनालिसिस में बिल्कुल नहीं लिखना होता। स्टाफ की क्वालिटी कैसे, हम बिल्कुल नहीं लिखते। पब्लिक के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, वो भी हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट, सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले वर्ड पर ध्यान करना, यहाँ पर फोकस करना। स्टेटमेंट जो होती हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं, उन्हीं का एनालिसिस करते हैं। देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एनालिसिस करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो कैसे करते हैं, इज बेस्ड, किस पर बेस्ड होती है वो, ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसी के बेसिस पर तो हम क्या करते हैं, अपनी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, hence this analysis suffers from all such limitations from which the financial statement suffer। तो इसी वजह से क्या करता है, this analysis suffers, इस एनालिसिस को सफ़र करना पड़ता है उन सभी लिमिटेशंस से जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफ़र कर रहा होता है। देयरफॉर, इसीलिए, अनलेस द बेसिक डाटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलायबल, रिलायबल का मतलब सही, उचित, बिल्कुल सत्य ना हो, जब तक, अनलेस का मतलब है जब तक ना हो, नेगेटिव वर्ड है ये, अनलेस द बेसिक डाटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बेसिक डाटा है अगर वो रिलायबल नहीं है तो द कंक्लूजन डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ दिस डाटा कैन नॉट बी रिलायबल, वो भी रिलायबल नहीं होगा, वो भी सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पॉइंट नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। ये पॉइंट कहता है कि बायस का मतलब बता दूं मैं आपको, पक्षपात होता है, मतलब एक दूसरे से भेदभाव करना या पक्षपात करना। लिटरली मीनिंग तो इसका यही होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा मीनिंग इसका। इन मैनी सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस में, द अकाउंटेंट हैज़ टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। वो कह रहे हैं एक अकाउंटेंट को चॉइस करनी पड़ती है, चूज़ करना पड़ता है काफ़ी ऑल्टरनेटिव जो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि चॉइस इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूशन, चॉइस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के मेथड में भी इसे चॉइस करना पड़ता है कि हम एसएलएम से लगाएं या डब्ल्यूडीवी मेथड से चलें, या इन्वेंट्री वैल्यूशन। आप जब देखोगे अभी थोड़ा आगे बढ़ोगे लेवल अकाउंट्स में तो पता लगेगा इन्वेंट्री वैल्यूशन करने के भी अलग अलग मेथड होते हैं, लीफो मेथड है, फीफो मेथड है, और मतलब तरह तरह के मेथड हैं। तो कौन सा हम फॉलो करते हैं उसमें भी हमें चॉइस करना पड़ता है, एक्सेट्रा। सिंस द सब्जेक्टिविटी इज इनहेरेंट इन पर्सनल जजमेंट, इनहेरेंट का मतलब है निहित तो होना, मतलब पर्सनल जजमेंट, उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि सब्जेक्टिविटी जो आत्मीयता होती है, सब्जेक्टिविटी का लिटरली मीनिंग आत्मीयता। अब इज़ इनहेरेंट इन पर्सनल जजमेंट, मतलब पर्सनल जजमेंट में वो कहीं ना कहीं निहित होती है सब्जेक्टिविटी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयरफॉर नॉट फ्री फ्रॉम बायस, उनका मतलब पक्षपात से परे नहीं है। इसमें कुछ टाइम पर, कुछ वक्त पर या कुछ चीज़ों में अकाउंटेंट या आप कह सकते हो जो भी अकाउंट्स को संभाल रहा है वो अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें ज़रा क्या है। चैप्टर फिनिश की तरफ है, बस अब एंड होने वाला है इस चैप्टर का। देखो, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वेरिएशन का मतलब चेंज होना या बदलाव, एक तरीके से आप कह सकते हो डिफरेंट। फॉर एंटर फ्रॉम कंपेरिजन इट इज़ नेसेसरी दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द फर्म डो नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली। क्या मतलब, एक मिनट में बताता हूँ। अभी इंटरफर्म कंपैरिजन जो होता है, जब हम इंटरफर्म कंपैरिजन करते हैं, इंटरफर्म का मतलब एक दूसरे की फर्म में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, डेट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द फर्म्स डू नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली। मतलब ये कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है जो भी फॉलोड करी जा रही है फर्म के द्वारा, वो चेंज नहीं होनी चाहिए जल्दी, डू नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली। ठीक है, as there may be variations in accounting practices followed by the different firms, a meaningful comparison of their financial statement is not possible। वो कह रहे हैं कि as there may be variations, अगर अलग अलग accounting practices को हम follow करते हैं, different firms द्वारा अगर follow होती हैं, तो a meaningful comparison of their financial statement is not possible। तब जा करके मीनिंगफुल कंपैरिजन करना संभव नहीं है। मीन्स ये कि जो फर्म, कोई मिस्टर ए नहीं, आप ऐसे समझो कि कोई फर्म एक्स है, वो
अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो फॉलोड कर रही है, सेम वही अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अगर फर्म वाई कर रही है तो ही उन दोनों में कंपैरिजन हो पाएगा मीनिंगफुल, अदरवाइज़ वो कुछ खास कंपैरिजन नहीं होगा, वो फिर इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट आपने 11th में भी पढ़ रखा होगा, विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेट वगैरह कर देना, अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ा करके दिखा देना, गलत कर देना अकाउंट्स को, तो उसका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। Window dressing refer to the presentation of a better financial position than what it actually is by manipulating the books of account. By manipulating the books of accounts. On account of such a situation, financial analysis may give false information to the users. On account of such a situation, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी एनालिसिस जो हम करेंगे मे गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, यूज़र्स को वो इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाली है फिर वो क्या मिलने वाली है, गलत मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, सिम्टम्स का मतलब लक्षण। अब लक्षण से मतलब यहाँ पर देखो मेडिकल नहीं चल रहा है यहाँ पर कुछ, ठीक है, तो हम थोड़ा अकाउंट्स की लैंग्वेज में आएंगे भी। लाइन पढ़ लेते हैं ज़रा क्या कह रहे हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस आइडेंटिफाई सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके जो लक्षण होते हैं उनको पहचान लेती है क्या, फाइनेंशियल एनालिसिस जो होती है हमारी, बट डजेंट ऑफर इट्स डायग्नोसिस का मतलब है, लेकिन वो मूल्यांकन नहीं कर पाती है सही से, इलाज नहीं बता पाती है। द मैनेजमेंट हैज़ टू लुक फॉर द रेमेडी, रेमेडी का मतलब उपाय या तौर तरीके, टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स। एक मैनेजमेंट जो होती है हमारी एंटरप्राइज में, उस मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे टॉपिक। हमने आज कवर करा है लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो हमने कौन कौन सा टॉपिक देखा, उसमें पॉइंट पहले देखा था हिस्टोरिकल एनालिसिस देखा, इग्नोर कर देता है वो प्राइस लेवल चेंजेस को। लिमिटेशंस में हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड हो जाते हैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, सफ़र करना पड़ता है फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये नॉट फ्री फ्रॉम बायस है, पक्षपात से परे नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा वेरिएशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, और विंडो ड्रेसिंग अगर होती है तो भी ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आइडेंटिफाई सिम्टम्स, यानी कि ये लक्षणों को पहचान तो लेता है जो भी प्रॉब्लम हुई है, बट उसकी कोई इलाज नहीं बताता है, मैनेजमेंट को ही उसका इलाज ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये कुछ क्वेश्चंस देखो यहाँ पर आ रहे हैं, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं करा नहीं रहा हूँ इन्हें, मैंने सब कुछ करा दिया है। देखो जैसे दिल्ली 2007 में आया हुआ है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो अब क्या मतलब है इसका, ये आप आराम से देख सकते हो, पता है लग गया होगा आपको, लेक्चर फर्स्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट में, नेम एनी टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कोई ऐसे 2 टूल्स बता दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, बस उनके नाम बताने हैं, एक्सप्लेन भी नहीं करना। तो आपको मैंने ये भी टूल्स और टेक्निक्स बता रखे हैं। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखो जो आए हुए हैं, मेरे पास ये TS ग्रेवाल बुक है जिससे मैं मदद ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 26 क्वेश्चंस हैं इसमें, आगे भी हैं 32 तक हैं, आप यहीं तक रखो बस इसे। फ़ॉरन 2010 ये फ़ॉरन भरा पड़ा है इसमें, ये रहा दिल्ली भरा पड़ा है इसमें। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके वीडियो को ये वाले क्वेश्चंस लिख सकते हैं, इनका आंसर आप ढूंढ सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि हमारा होने वाला है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, पढ़ते रहिए।